मंचावरती आमचे सगळे बंधु भगिनींनो, आज हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि मैंने कल माधव जी से बात की थी। मेरा गला बहुत बहुत ख़राब है और मैं धीमा बोलने की कोशिश करूँगी मगर होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार खड़े हो जाओ तो जोर से ही बोलने का मज़ा है। खैर, यहाँ पे लोग देखते हुए, यहाँ का पूरा माहौल देखते हुए और अविनाश जी की बात सुनते हुए, उसके बाद नितिन जी और संजय आयुक्त की बात सुनते हुए मुझे यकीन है कि अगर हम मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के, वसूल लगा के संविधान के वसूलों को आगे लेके चलेंगे तो 5 साल में बदलाव होगा। सवाल है कि क्या हम कर पाएंगे कि नहीं, और इसलिए कुछ गहरी बातें हमें समझनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे सुबह से कहा गया कि क्या संविधान वाकई ये देश में चलता है कि नहीं, संविधान है कि नहीं। मार्टिन जी ने तो आर्थिक गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी की बहुत ही कड़वी सच हमारे सामने रखी। बाकी भी बातें हुई। काय आपण सांगू शकतो का संविधान लागू आहे या देशात, तर त्याबद्दल थोडीशी समज आपल्याला लोकांमध्ये घेऊन यायला की हे संविधान आहे काय, संविधान घडलं कसं, बनलं कसं, संविधान संसदची स्थापना कशी झाली, कशा प्रकारचे लोक तिथे बसले, त्याच्यामध्ये बायका पण होते, अलग अलग तबके के लोग बैठे थे। उसमें हमारे एक आदिवासी रिप्रेजेंटेटिव थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो पूरा संभल के रखा था, मगर पूरे अलग अलग सोच विचारधारा के लोगों ने एक एक अनुच्छेद पे, एक एक धाराओं पे क्या गहराई से बात रखी अपनी, ये सोचते हुए कि हम ऐसा समाज और देश का निर्माण करने जा रहे हैं, या कम से कम दिशा दिखा रहे हैं, जहाँ पे जैसे बाबा साहब ने कहा था कि समाज में गैर बराबरी है, राजनीतिक तो बहुत गैर बराबरी है, परिवार में भी गैर बराबरी महिला को लेकर, मगर हम ऐसा निर्माण और दिशा दिखाएंगे कि हम राजसत्ता की नीतियों के द्वारा हम इस तरह का समाज का निर्माण करेंगे। नागपुर वाला समाज का निर्माण नहीं करेंगे। और इसीलिए मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जो संविधान के ऊपर हमला हुआ वो सबसे पहले भाजपा और आरएसएस ने नहीं किया। ये तो देश के सामने है, आपातकाल हुआ कानूनी स्तर पे वगैरह, नीतियों के स्तर पे। मगर मैं ये ज़रूर मानूंगी कि आपातकाल की घड़ी को छोड़ के, आपातकाल की घड़ी को छोड़कर 1947 से लेकर 2014 तक कम से कम एक कोशिश थी कि नीचे की आवाज़ सुनने की, कुछ कोशिशें थी। पुशबैक भी हुआ, काउंटर रेवोल्यूशन भी हुआ, मगर कोशिशें थी कि हम इस तरह का समाज और सत्ता का निर्माण करें जिससे संवैधानिक वसूल लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए और उस ज़िंदगी में आर्थिक सामाजिक न्याय एक हकीकत बन जाए। अब यकीन मानो, हमारे लिए एक बहुत बड़े न्यायाधीश वही थे सुप्रीम कोर्ट के, जिसके बारे में हमारे अभी रिटायर हुए न्यायाधीश ने कुछ निंदा की थी। मैं जस्टिस वी.आर. कृष्णा की, जो एक ऐसे न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के जो मानते थे कि अगर हम मुझे वहाँ बैठ के न्याय देना है तो मैं ऐसा न्याय देना है कि गांव में बैठा हुआ इंसान या लड़की वो न्याय को महसूस कर सके। और उन्होंने बहुत सारे जजमेंट्स भी पास किए थे, बहुत सारे निकाल भी दिए थे। वो बार उन्होंने काफ़ी किताब भी लिखी आणि त्यांचं असं म्हणणं होतं की आमचे संविधानमध्ये 2 धारा आहेत, आर्टिकल धारा 13 आणि धारा 74, स्पष्टपणे सांगतात की इफ बिफोर द फाउंडेशन, मतलब संविधान आण्याच्या आधीच्या नंतर कुठलाही कानून पारित हो जे संवैधानिक वसूल के खिलाफ हो, कुठलाही कानून असं पारित झालं संसदमध्ये, विधानसभेमध्ये जे
संविधान जे वसूलोचे खिलाफ आहे, that law is not constitutional. The constitution says so. आता संजयजी बोलले की काय प्रकारनी आपली जमहुरियत आणि लोकशाहीवर हल्ला होता, संविधानवर हल्ला होता. माझं असं म्हणणं आहे की संसदचे जरिये पार्लियामेंट इज बीइंग यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिक बाय ब्रिक. म्हणजे कानूनचे शास्त्रीकरण, कानूनी शास्त्रीकरण जो होता है उसी से आप और हमारे अधिकारों को दबाने की कोशिश. और इसलिए जो अविनाश जी ने बात रखी और उसके बाद संजय जी ने आह्वान दिया कि हमारा फर्ज है कि चाहे कितने भी कठोर कानून लाए जाए, चाहे वो यूएपीए हो, और याद रखिए यूएपीए कौन सी सरकार ने लाया था? 2002 के जलते हुए अंगार के बाद, गुजरात के जलते हुए अंगार के बाद कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक वादा किया गया था कि हम पोटा को हटाएंगे. पोटा को सांसद ने हटाया 2004 में, मगर 6 महीने के अंदर उन्होंने पोटा को रिप्लेस करने के लिए यूपीए गवर्नमेंट एक ने लाया. और 2008 में जो संशोधन किया, अमेंडमेंट किया, उसमें जो टेररिज्म का डेफिनेशन है वो इतना खतरनाक है कोई भी उसमें लपेट में आना चाहिए. विद्यार्थी भी आ सकता है, लेखक भी आ सकता है, प्राध्यापक भी आ सकते हैं, हम तो आ ही जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं उसमें. तो कानून का शास्त्रीकरण इतना गैर संवैधानिक होते हुए भी हमारे सांसद और विधानसभा कैसे कर लेते हैं, और उसके खिलाफ ज़मीन पे विरोध क्यों नहीं होता? क्योंकि संविधान और कानून के बारे में समझ हमारी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गई है. प्रस्तावना हम भी पढ़ते हैं रोज, हमारे दफ्तरों में भी प्रस्तावना है, हमने प्रस्तावना सबको दी है. प्रस्तावना समानता, न्याय, फ्रेटर्निटी सबके बारे में बात रखती है, मगर हम ये नहीं समझते कि संविधान का हर एक पन्ना, हर एक धारा, हर एक अनुच्छेद एक मकसद से और बड़े सोच के साथ साथ लिखा गया है. भारत का संविधान बनने में जिक्र भी किया गया, नितिन जी ने जिक्र किया कि हमने अपने आप को एक गणतांत्रिक राष्ट्र को बनाया, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी को स्थापित किया. मगर मैं थोड़ा सा उसके पीछे जाना चाहूँगी कि 18 महीने के लिए हमारी संवैधानिक संसद बैठी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, बहुत चर्चा हुई. वो 18 महीने के बीच आप सोच लीजिए, एक गुजरात होता है, एक गोधरा होता है, एक परभनी होता है, एक मुजफ्फरनगर होता है. उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं तो किस तरह का ध्रुवीकरण होता है. मगर उस 18 महीने के बीच ये देश का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ. इसके पीछे भी मैं 1 घंटा में बोल सकती हूँ, मगर मैं नहीं बोलूँगी, आज मौका नहीं है. मगर ये लोगों के बीच में ले जाने वाली बात है कि इसके बावजूद कि विभाजन बंटवारा हुआ, संवैधानिक संसद में जहाँ पे वामपंथी भी थे और राइट विंग लीडर्स भी थे, सब ने मिलके बोला कि दिस विल बी अ प्लूरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद इक्वल सिटीजनशिप फॉर ऑल. क्यों? ये क्या सिर्फ वसूलों पे बोलना? सिर्फ वसूलों पे ये निर्णय लिया गया, चर्चा की गई? देखिए, ये देश जब देशों के जो वसूल राष्ट्रीय आंदोलन के 150 साल में आदिवासी किसान पहले आगे आए, उसके बाद किसान आगे आए, उसके बाद ग्रामीण विभाग के जैसे शाहू महाराज, फुले, अंबेडकर जैसे ताकतें सामने आई, शहरी मध्यम वर्गीय बाद में आए राष्ट्रीय आंदोलन में. 1936 का जो कराची रेजोल्यूशन पारित हुआ कांग्रेस का, उसके 1 हफ्ते पहले भगत सिंह की बहुत ही क्रूर तरीके से ब्रिटिश हुकूमत ने
हैंगिंग कर दी थी, उनको हत्या कर दी थी। इसके बावजूद पहली बार एहसास हुआ हमारे लीडरों को कि अगर ये देश को एक रखना है तो कम से कम हमको इस तरह का एक दृश्य देना पड़ेगा, दिशा देनी पड़ेगी, जहाँ पे गहरी स्तर पे सामाजिक राजनीतिक न्याय की बात रखी जाए। इसीलिए विभाजन बंटवारे के बावजूद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बहुत साफ और सरल तरीके से ये देश में धार्मिक राष्ट्रवाद को नकारा और सामूहिक राष्ट्रवाद को अपनाया। इसके पीछे वसूल भी थे और प्रैक्टिकल बात भी थी, दोनों चीज़। राजनीति में दोनों बातें होती हैं कि आपको लोगों को साथ कैसे रखना है, आपको एक सपना कैसे दिखाना है। तो मैं एक और सवाल भी लोगों को पूछती हूँ, क्या 2014 के पहले आपातकाल की बात छोड़कर 2014 के बाद हम लोग एक परफेक्ट डेमोक्रेसी थे क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। अविनाश जी ने कहा 2007 में 2007 में जब यह आंदोलन शुरू हुआ ये कानून के लिए, और मैंने ये बात तो रखी नहीं कि नरेंद्र दाभोलकर जैसे हस्ती ने कितने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को प्रेरणा दी है, कितना प्रोत्साहन दिया है इस तरह का काम करके, गांव में काम करके। तो ऐसा नहीं है कि पहले वाले राजनीतिक ताकतें क्रांतिकारी थी, इनकलाबी थी या संविधान में मानने वाली पूरी तरह से थी, मगर कुछ संवेदनशीलता थी, कुछ समझ थी कि लोगों को साथ में लेके चलो। अभी जो ताकत राज सत्ता पर है और अभी 14 राज्य में है, जो डबल इंजन सरकार की बात होती है, जो फेडरलिज्म के खिलाफ है। भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, आर्टिकल 1। 245 आर्टिकल सेज कि कुछ बात केंद्र देखेगा तो कुछ बात राज्य देखेगा। 7 शेड्यूल कहता है कि इतने लिस्ट हमारे सब्जेक्ट्स जो है वो कानून देखेगी, बाकी राज्य देखेंगे और बाकी कंकरेंट लिस्ट में आएंगे। मगर जब हमारे देश में 2020 में जब कोरोना महामारी का काल आया और 3 किसानों को लेकर कानून पारित किए गए, बिना कोई बहस, बिना कोई चर्चा, बिना किसानों के साथ बात, किसानों के पूरे मुद्दे का पूरा हक जो है वो राज्य को भी है, मगर केंद्र ने कानून, ऐसे बहुत सारे कानून हैं। इसलिए मैंने कहा कि सांसद को ये जरिया बनाया गया है संविधान को खत्म करने का। और अभी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट आएगा, जो सितंबर महीने में टेबल हो गया था। महाराष्ट्र में ऑलरेडी यूएपी है, केंद्र कानून है, मकोका है, अभी ये भी लाया जाएगा, जिसमें अर्बन नक्सल का डेफिनेशन है ही नहीं कानून में। इतना वाइड डेफिनेशन है कि आप किसी को इसके घेरे में ला सकते, कोई भी संगठन को इसके घेरे में ला सकते। तो मतलब यह है कि कानून, जैसे ब्रिटिश हुकूमत के समय कानून एक हथियार बन गया, आपातकाल के समय कानून एक हथियार बन गया, वैसे ही अभी आम जिंदगियों के लिए कानून एक हथियार जन आंदोलन और जनता के खिलाफ इस्तेमाल होगा। माइती अधिकार का जिक्र हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में 10.5 सालों में 17 संशोधन आए हैं। 17 संशोधन लाकर बहुत कम अभी इंफॉर्मेशन आप पा सकते हैं। और अगर हम चुनाव आयोग की बात करें, जितना कम बात करें उतना अच्छा, जितना कम बात करें, मगर मुझे लगता है कि बात उठानी पड़ेगी। अगर सीताराम येचुरी जी ने ओबामा जी को कहा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमने पहली बार हमारे देश में दिलवाया, तो मैं दावे से कहती हूँ कि ये मोदी सरकार ने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज पर धक्का देने का काम किया। जिस तरह चुनाव आयोग पे दबाव, चुनाव आयोग पे प्रेशर और बहुत इलाकों में वोटर्स लिस्ट को काट डालना, फर्जी वोटर्स का नाम डालना,
ईवीएम अच्छा है कि पूरा है वो बात की बात है, मगर मेरा सिंपल एक सवाल है जो कनन गोपीनाथन भी कहते हैं, जो पूना में रहते हैं, आईएएस ऑफिसर, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, कि मैं जो वोट डालती हूँ और जो मैं छवि देखती हूँ वो वोट काउंट नहीं होता। तो आप ईवीएम मशीन रखो, मगर जो आप मैं वोट डालती हूँ वो ही काउंट करो, आप दूसरी मशीन में इसको ट्रांसफर मत करो। तो ये बैलेट यूनिट और सिंबल लोडिंग यूनिट में खराबी आ सकती है, वैसे बहुत सारे साइंटिस्ट ने कहा है, आप माने ना माने। तो मैं नहीं कहती हूँ कि मशीन में खराबी है, मगर मशीन चलाने वाले में और पूरे चुनाव आयोग के स्ट्रक्चर में खराबी आ गई है और वो दबाव में काम कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने घोषणा की है कि उत्तराखंड के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन बैलेट पेपर से होंगे। तो अगर उत्तराखंड में हो सकते हैं तो महाराष्ट्र में भी हो सकते हैं। आप 1-2 बार बैलेट पेपर पे करके दिखा दो, वापस वही ताकत अगर जीत जाएगी तो फिर हमें अलग तरीके का काम करना पड़ेगा। मगर मैं ये बात से सहमत हूँ कि हमें सिर्फ इलेक्शन में मेहनत करके काम नहीं चलेगा, हमें समाज में संगठित होकर सवाल उठाने का काम जारी रखना पड़ेगा। मगर वो किस तरह का काम होगा और क्या होगा, इसके ऊपर गहरी चर्चा की ज़रूरत है। मेरा मानना है चैप्टर 3 नंबर हमारा जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें मूल्य अधिकार देता है। वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और चैप्टर 4 जो है नीति निर्देशक नीतियों का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो किस तरह की राज सत्ता होनी चाहिए, वेलफेयर स्टेट, जहाँ पे चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, भूखमरी नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ होना चाहिए, एजुकेशन फॉर ऑल होना चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर, जिसकी बात महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति करती रहती है कि हमें ऐसा समाज चाहिए जो साइंटिफिक टेम्पर पे बना हो। वो आर्टिकल 51H में। मगर आज अगर आप देखो तो पूरी राज सत्ता कॉर्पोरेट ताकतों से जकड़ चुकी है। मैं मानव अधिकार कार्यकर्ता भी हूँ, पत्रकार भी हूँ। मैंने 2014 में साईनाथ और 2-3 पत्रकार से बात की और हमने पूरी लोकसभा और राज्यसभा के जो चुन के आए थे 2014 में, देखे कि उनका प्रोफाइल क्या है, उनकी कमाई क्या है, उनकी संपत्ति क्या है। तो हमने देखा कि 86% लोग 86% करोड़पति हैं। और उसके पहले वाला इलेक्शन देखा हमने 2009 वाला, उसमें भी 56% करोड़पति थे। तो आप बताइए, यहाँ के पास पुणे में रहने वाले एक और न्यायाधीश जो हमारे मेंटर थे, जस्टिस पीवी सावंत, वो कहते थे कि अगर ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी नहीं होगी, अगर सामान्य इंसान अपने समाज को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो किस तरह का सांसद और किस तरह का विधानसभा बैठे। वो करोड़पति जो बैठे हैं लोकसभा में या विधानसभा में, वो क्या भूखमरी की बात करने वाले हैं, वो क्या सामाजिक निर्माण की बात करने वाले हैं, सुपरस्टिशन की बात करने वाले हैं। आज बहुत ही खतरनाक, संजय जी से हम बात करने वाले बाद में, खतरनाक ये बात ये है कि प्रसार माध्यम जो है पूरे कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से जकड़, पूरा प्रेस, पूरा पब्लिकेशन कॉर्पोरेट इंडिया से जकड़ गया। हाल में कारवान मैगजीन ने एक आर्टिकल निकाला कि रिलायंस, मैं अंबानी की बात नहीं करूँगी, मैं रिलायंस की बात करूँगी, क्योंकि रिलायंस की बात कम होती है। टीवी 18 का पूरा ढांचा को किस तरह 2014 के बाद ख़त्म किया गया, पूरे के पूरे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को निकाला गया। यही स्टोरी आपको दूसरी जगह मिलेगी, हमको हर एक को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मीडिया और
मैं मानती हूँ कि प्रधानमंत्री को हिम्मत नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, मगर मैं पत्रकारिता से भी सवाल रखती रहती हूँ कि आप किस विषय पर चर्चा करते हो टेलीविजन 9 बजे रात को, 10 बजे रात को, सिर्फ विवादित बेमतलब के इशू पे आप ये करते हो। कोई भी सामाजिक प्रश्न पे कभी कोई विषय नहीं होता, क्योंकि ये जो प्रसार माध्यम है, ये जो पत्रकारिता है, वो लोगों से जुड़ी हुई नहीं है। और राष्ट्रीय आंदोलन के वक्त, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर हो, चाहे वो मूकनायक हो, प्रबुद्ध भारत हो, चाहे गांधी जी की पत्रिका हो, चाहे साने गुरुजी हो, चाहे कोई भी हमारे संत जो प्रोग्रेसिव थे, वो सब के सब प्रसार माध्यम को अपने सर पे इस्तेमाल करते थे। छोटे मोटे प्रसार माध्यम वो खुद थे, तो लोगों की बात लोगों तक पहुंचती थी। अभी कितना भी अच्छा काम करे, सामाजिक काम उभर के बाहर नहीं आता पत्रकार माध्यम में। मेन कोट अनकोट लेगेसी, ट्रेडिशनल, उसका क्या नाम देंगे, इसीलिए इंडिपेंडेंट मीडिया खड़ा हो गया। इसीलिए एक बहुत कड़वा सवाल, हमें दूसरा सवाल पूछना पड़ेगा। एक तो संविधान आज लागू है कि नहीं, और दूसरा सवाल, क्या यह देश आज हिंदू राष्ट्र बन चुका है क्या? और ये कठिन सवाल, जवाब देना हमको खोजना पड़ेगा। संविधान तो कहता है इंडिया दैट इज भारत, उस हिंदू राष्ट्र की बात करना, कल्पना करना ही गैर संवैधानिक है। फिर भी आए दिन लोग इसकी कल्पना करते हैं। और मैं याद दिलाने के लिए कहती हूँ कि आज़ाद भारत के लिए सबसे पहला आतंकी जो एक हमला था, वो गांधी जी की हत्या। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी को मारा, वो कौन सी ताकतों ने मारा? वो वही ताकतों ने उनका खून हत्या किया जो नहीं चाहते थे कि संवैधानिक ढांचा बना रहे। और 48 से लेकर आप 92 तक चले जाएं, जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त की गई 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर की तारीख कैसे चुनी गई? हमारे लिए तो बम्बई में रहने वाले, महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए 6 दिसंबर एक खास दिन है जो हम चैत्य भूमि में गुजारते हैं। तो इतनी क्रूर ब्राह्मणवाद सोच है कि आप वही दिन को चुनेंगे इतना बड़ा गैर कानूनी और गैर संवैधानिक काम के लिए, क्योंकि आप इतिहास, समाज और संस्कृति को बदलना चाहते हैं, कि लोगों को सोच के बदलना चाहते हैं। और इसलिए अगस्त के महीने में, शायद 10-12 अगस्त 2014 में, नए प्रधानमंत्री नेपाल गए, जो दुनिया का अकेला हिंदू राष्ट्र है फॉर्मली। और वहाँ गए और वहाँ पे बड़े काली मंदिर में उन्होंने रुद्र अभिषेक किया। पता नहीं लोगों को याद है कि नहीं, रुद्र अभिषेक उन्होंने 2500 किलो सैंडलवुड से किया। 4 करोड़ रुपए पब्लिक एग्जीक्यूटिव से खर्चा किए, आप और हमारे पैसे से। 2400 किलो घी, 9,60,000 रुपये खर्चे किए। किसने सवाल किया? कौन से जन आंदोलन ने सवाल किया? पार्लियामेंट में तो सवाल भी नहीं उठा इसके बारे में। अभी महाराष्ट्र में 3 दिन आके जाते वो 13 करोड़ का खर्चा। आरटीआई बेचारे लोग डालते रहते हैं, आंकड़े हमारे सामने रखते रहते हैं, तो आरटीआई एक्टिविस्ट। इस तरह आर्थिक रूप से ये देश की मतलब आप और हमारी जो भी श्रम क्या पूरी पैसा है, वो गैर इस्तेमाल किया जा रहा है धर्म, धार्मिक संस्कृति के लिए और धर्म के लिए। और साथ साथ प्रसार माध्यम की बात, टीवी की बात, सुबह सुबह कभी भी कोई हिंदी चैनल को ऑन कीजिए, कोई भी हिंदी चैनल, आपको बिना सुपरस्टिशन, बिना पूजा, बिना करवरा चौथ या इसका चौथ या उसका चौथ या कोई ये तिथि का कुछ नहीं दिखेगा 2 घंटा। तो जो हम देख रहे हैं हमारे लोकशाही में कि एक तरफ मार्केट, प्रॉफिट, कॉर्पोरेट कैपिटल, और दूसरी तरफ धार्मिक क्रूर राजनीति को
का पूरा समीकरण हो गया। प्रोटो फैसिस्ट, फार रिलीजियस राइट एंड फार इकोनॉमिक राइट साथ में आ चुका है और हमारे ऊपर राज कर रहा है। सवाल है, आप और हमारे लिए चुनौती है कि कोई भी चीज़ के लिए करने के लिए रिसोर्सेज भी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज। कैसे हम लोग इकट्ठा करें, कैसे संगठित हुए, नौजवानों की ज़बानों में हम कैसा कम्युनिकेट करें, चाहे वो रैपर हो या म्यूजिशियन हो। बहुत सारी चीज़ें नौजवान सोच रहा है और कर रहा है, ऐसा ही कि नहीं कर रहा है, मगर क्या हम उसके पास हम शामिल होकर कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये बड़ा सवाल है। तीसरी बात मैं सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि बाकी बहुत सारी बातें हो गई है, फेडरलिज्म की बात जो मैंने हल्के में रखी कि आज अगर 2 साल में, शायद 2026 में, डीलिमिटेशन का बहुत बड़ा खतरा है। अगर आंदोलन में खड़ा होकर आवाज़ नहीं उठा और ये आबादी के बेसिस पे अलोन अगर सीट्स का बंटवारा होगा तो ऐसे राज्यों पे को वजन मिलेगा सांसद में जिसकी आबादी पे कोई चेक नहीं हुआ है 30-40 सालों से। और हम बिल्कुल नहीं कहते कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अगर सदर्न स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के साथ, मैं तो महाराष्ट्र में उसी में जोड़ रही थी, मगर मैंने भी विधानसभा के निकाल देखकर मैं चौकन्नी हो गई। कुछ कड़वे सवाल हमें अपने आप को भी पूछना पड़ेगा, हमारे समाज से भी पूछना पड़ेगा और हमारे काम करने के तरीके से भी पूछना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मैं भी बहुत खुश हुई थी संजय आवटे जी जब बराक ओबामा राष्ट्रपति हो गए अमेरिका के, मगर दुख भी ये थी कि ओबामा वॉज द प्रेसिडेंट दैट फ्लंग द मोस्ट बॉम्ब्स इंटरनेशनल, सबसे ज़्यादा बम फेंकने वाले राष्ट्र, मोर देन जॉर्ज बुश 1 एंड नॉट जॉर्ज बुश 2। तो जो व्यवस्था है ना, वो आर्म्स रेस जो अमेरिका की है कि बिना वो आर्म्स बेचे वो दुनिया पे राज सत्ता नहीं कर सकती, वो डिसमेंटल करना बहुत मुश्किल था उनके लिए, उन्होंने कोशिश भी नहीं की। तो बहुत बड़ी चीज़ थी उनका बनना, मगर उनका यूनाइटेड स्टेट्स की व्यवस्था को छेद पहुंचाना बहुत ही बड़ा काम है, मुश्किल काम है। इसीलिए ये 2-3 बात 4 बात रखते हुए मैंने आप सबको मेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, एक बहुत ही अहम कार्यक्रम में हमको बुलाया। आप सब वक्ता को सुनने को मुझे मिला, सुबह का भी सुनने को मिला। मैं बस 3 चीज़ और आखिर में एक्शन प्लान किस तरह को कि हम क्या कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली तीसरा सेटलबार का नाम लो तो सब गुजरात बोलते हैं, मगर हमारा संगठन वो काम किया है, हम वो काम के लिए बहुत फ़ख्र करते हैं। मगर उसके साथ साथ हम 3 और प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट नहीं प्रोसेस कर रहे हैं, 30 सालों से कर रहे हैं। आसाम में हमारे 60 वॉलंटियर हैं और 5000 वॉलंटियर्स कम्युनिटी में हैं जो नागरिकता के लिए 7 साल से काम कर रहे हैं, 7 ईयर्स से काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे NRC, डाउटफुल वोटर और डी वोटर्स का बहुत बड़ा असर आवाम और जनता पे पड़ा और नफरत की राजनीति। और ये मुझे कहना है कि यहाँ पे अगर हम इसके बारे में नहीं बात करेंगे तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। साथ भूखमरी है, गैर बराबरी है, शिक्षण नहीं मिल रहा है, मगर एक जनता और आवाम को भड़काने का तरीका हो गया है कि आप नफरत 3, 4, 5 अलग अलग तरीके से फैलाओ। पहले तो समाज में संगठन होते थे जो नफरत पर्चियों से फैलाते थे या भाषण और तकरीरों से। अभी टेलीविज़न चैनल हो, सोशल मीडिया हो, बीजेपी का IT सेल हो या जो भी हो, 1000 तरीके हैं, चाहे वो यति नरसिंह आनंद हो, T राजा सिंह हो, मतलब दीपक शर्मा के तो नाम लेने से भी इतना ही होता है। दर्जनों ऐसे लोगों को पैदा कर रहे हैं जो फेसबुक, ट्विटर, X, टेलीग्राम और ये सब अपना करियर बना रहे हैं। वो अपना करियर बना रहे हैं
ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो आप और हमारा फ़र्ज़ ये भी है कि नफ़रत के खिलाफ हम समाज में बात करें, और ये कॉरपोरेशन के साथ भी जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो यूट्यूब, मेटा वगैरह, कि आप अपने देश में, गोरे देश में अलग स्टैंडर्ड रखते हैं नफ़रत को लेकर, और साउथ एशिया में आपको यहाँ पे अलग नफ़रत फैलानी है मुसलमान, दलित, औरतों के खिलाफ, बांग्लादेश में आपको हिंदुओं के खिलाफ फैलानी है। आप इस तरह के एल्गोरिथम डेवलप करते हो जानबूझ के, ताकि वायरल होने का एक क्राइटेरिया नफ़रत है। आप समझिए कितनी खतरनाक बात मैं कहने जा रही हूँ कि वायरल होने के लिए आपको नफ़रत गाली देनी पड़ेगी। आप कोई अच्छी बात रखेंगे तो वो मुश्किल से वायरल होती है, मगर गंदी गाली आप देंगे, कोई कम्युनिटी से गलत बोलेंगे, जो भी नफ़रत फैलाने के 10 तरीके आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, तो वो चीज़ वायरल फटाफट हो जाएगी, क्योंकि मेटा, एक्स वगैरह ये चीज़ों का एल्गोरिथम इसको बढ़ाता है। तो इसके खिलाफ भी हमें कुछ काम साथ में करना पड़ेगा दोस्तों। हमारी संस्था कर रही है, हमारी 15 मेंबर की टीम है, हम कंप्लेंट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, केस करते हैं। कल ही हम 60 बच्चियों के साथ, मतलब 18 साल के 35 साल की लड़कियों के साथ, जो 4 राज्यों से आई थी, सोशल मीडिया और डिजिटल सेफ्टी के बारे में हमने ट्रेनिंग लिया 2 दिन का, और इतनी कॉन्शियस बच्चियाँ थी 18 से 35 साल की, और उनको भी बहुत अच्छा लगा कि हमने इस तरह की बातें रखी। तो हमको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, साथ में मिलकर करनी पड़ेगी। जो भी यहाँ पे और महाराष्ट्र भर में तय होता है, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं, हमारा संगठन इसके लिए तैयार है। हम मानते हैं कि बिना साथ में काम करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मैं बस आप लोगों से विनती करती हूँ कि परभणी में जो बहुत बड़ा हादसा हुआ 10 तारीख को, एक बच्चे को, सोमनाथ सूर्यवंशी को बेरहमी से मारा गया, और 5 या 6 औरतों को इतनी बुरी तरह मारा गया कि अभी भी वहाँ पे आंदोलन रोज चल रहा है। उसके प्रति भी हम थोड़ा सा हमारा आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।